नमस्ते सबको एक बार फिर से। इस वीडियो में हम लोग और भी दूसरे टॉपिक से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पीड है जो अभी चल रहा है इंडिया में। तो इतना ज़्यादा स्पीड कैसे है, मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, कुछ काम स्लो चल रहे हैं जैसे डीएफसी के, लेकिन अगर आप पर डे का जो एवरेज होता है वो रोड्स में कैलकुलेट करें, जिस एक्सप्रेसवे बन रही है तो 32 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है। तो मानिए कि वो ज़माने में 13-14 में जब 10 किलोमीटर पर डे बनता था, तो अभी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का जो है ना पर डे का स्पीड पकड़ लिया है 24 जाते जाते। पिछले ईयर में ही काफ़ी ज़्यादा बजट दिया गया था, 25,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, और हम लोग मान के चलते हैं कि 40 का तो पर डे का स्पीड, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे भी बना रही है, नॉट जस्ट कि नॉर्मल हाईवेज बन रहा है। और वहीं रेलवेज में अगर आप देखेंगे तो जहाँ 13-14 में 4 किलोमीटर पर डे सिंगल लाइन बिछाना या फिर ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना किसी लाइन को, या फिर आपका लाइन डबलिंग करना, तो वो जो है ना 4 किलोमीटर पर डे से बढ़ के इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट रखा गया था 17 का, बट 12 के ऊपर चल रहा है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में टारगेट रखेंगे 20 का, और वो 15-16 के आसपास, लगभग लगभग 4 गुना वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? और एयरपोर्ट में भी आप देखिए या बाकी सेक्टर में भी आप देखिए, तो 4-4 गुना का स्पीड जो है हाउसिंग जो बना रही है भारत सरकार, तो ये स्पीड इतना ज़्यादा इन्हांस कैसे हो गया है, क्या कारण है? तो इसके पीछे आपका मेनली केपेक्स ही है, क्योंकि पहले हो सकता है भारत सरकार के पास पैसा ना रहा हो और अभी वो पैसा है। तो हम लोग देखेंगे, सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अभी आप देखिए 4 तरह के जो है ना, जो मैकेंजी का एक रिपोर्ट आया था, तो पूरे देश का बैलेंस शीट जब उन्होंने कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने मतलब 4 डिफरेंट डेट को कंसिडर किया था। बैलेंस शीट पे एसेट लायबिलिटी करके डिवाइड किया था, और 4 जो आपका जो एसेट और लायबिलिटी जो ये लोग डिवाइड किया था, तो उसमें आपका एक था आपका हाउस होल्ड डेट, एक कंट्री का जो गवर्नमेंट डेट, एक आपका कॉर्पोरेट वाला था, और एक फाइनेंशियल सेक्टर का था। और इन चारों को इकट्ठा करके एक बैलेंस शीट बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो जैसे अगर आप किसी भी एक कंट्री को लीजिए, ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि ट्विन डेफिसिट में जो बजट डेफिसिट है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। जो बजट डेफिसिट नहीं, सॉरी, ट्रेड डेफिसिट जो है, जो डॉलर डेफिसिट है, वो बहुत डेंजरस होता है। आज के डेट में आप देखिए बांग्लादेश अदर डेट्स के मामले में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कॉर्पोरेट डेट में उसका इतना ज़्यादा नहीं है, उसका हाउस होल्ड डेट इतना ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट डेट इतना ज़्यादा नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छा है, बट फिर भी वो फंस रहा है। तो वो एक डॉलर मिल्क शेक थ्योरी जो है बहुत हावी हो गई है दुनिया के ऊपर। ये डॉलर का जो सिस्टम है अच्छी अच्छी इकोनॉमी का हवा निकाल दे रहा है। श्रीलंका के केस में देखिए, ये इम्पोर्टेंट जो डेट है जो इन लोगों ने कंसिडर किया है, तो वो तो वहाँ फंस नहीं रहा है, लेकिन आपके पास डॉलर खत्म हो गया तो आपका बाजा भी नष्ट हो जाता है। सेम हुआ था इंडिया के साथ 11 से 14 के पीरियड में। तो एक प्रिंट मीडिया का रिपोर्ट भी था कि 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट उस समय मतलब स्टक हो गए थे। स्टक क्या हो गए थे? पैसा ही खत्म हो गया, डॉलर मिल्कशेक थ्योरी में फंस गया था। उस समय वो सोरोस वगैरह का इंटरव्यू बड़ा फेमस है, उस समय एनडीटीवी वगैरह पे आता था। तो उस जमाने में जब हम लोग फंस गए थे, तो आज सिमिलर आप देखिए, आज पाकिस्तान की हालत ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल डेट देखिएगा वो बेटर है, केवल पर्सनल सेविंग्स टू जीडीपी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। बट इवन बांग्लादेश का कंसिडर कीजिए, अच्छी इकोनॉमी का, तो बांग्लादेश का तो सब बेटर ही है, फिर भी वो फंसता रहता है हर बार आईएमएफ के पास। तो मेन जो एलिमेंट है जो पकड़ता है, अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ही मेन है। इम्पोर्ट आपका कॉस्टली हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, सेविंग खत्म हो जा रही है, और ओवरऑल सरकार का पैसा वही इन्फ्लेशन को मैनेज करने में चला जा रहा है, केपेक्स का पैसा ही जा रहा है। नहीं तो वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई घर में बीमार हो गया तो उसकी बीमारी का इलाज करेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट करेंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग 14 से 24 को कंपेयर करते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे जो हम लोगों का केपेक्स को मदद करता है, वही सारे फॉरेन एलिमेंट्स को। और हम लोग देखेंगे कि 13-14 में इंडिया कहाँ था और 23-24 में इंडिया कहाँ होने वाला है आजकल के रन रेट के हिसाब से। तो देखिए, ये जो 11 से 14 में जो इंडिया के साथ हुआ था, उसका साइड इफेक्ट्स अगर आप देखें तो 17 तक गया है। वो जो बर्बादी होती है वो आगे तक जाती है। वो आप देखिए, वो कहाँ आपको दिखेगा? वो आपको दिखेगा बैंक के एनपीएस में। भारत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को उसका पूरा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, उसको पूरा बताओ सब कुछ क्या है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, बहुत सारे कोर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करके इतने बड़े बड़े उसमें उन्होंने चेंजेस लाए। और उसमें देखिए आपकी कितना हुआ एनपीए, एक समय 11% पे दिखाया गया। तो वो तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के बाद भी वो पुराना वाला जो पाप था
प्रिंट मीडिया का रिपोर्ट देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटक गए थे। ये नहीं बताया क्यों अटक गए थे। अटक गए थे क्योंकि अपने पास डॉलर वाले सिस्टम में हम लोग फंस रहे थे। इंटरनेशनली वी आर गेटिंग वीक। तो हम लोग का 13-14 और 23-24 में हम लोग सबसे पहला एलिमेंट देखते हैं रेमिटांस, नेट रेमिटांस। अब रेमिटांस में उस जमाने में जो नेट रेमिटांस कितना आया माइनस कितना गया, अलग अलग फिगर आप पढ़ेंगे, अलग अलग रहता है, लेकिन 65 का उस समय एक 60 to 65 का एवरेज चल रहा था। तो थोड़ा सा मनमोहन सिंह सर के रिस्पेक्ट में 65 ही मान लेते हम लोग, ठीक है। आजकल अगले साल, इस साल वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 100 पार कर जाएगा इंडिया, बट इसमें ट्रेंड चेंज हो गया। पहले क्या है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री से रेमिटांस होता था क्योंकि वहाँ पे सिटीजनशिप का इशू था, नहीं देते थे वो लोग। अब क्या है, यूएस यूके से रेमिटांस या यूरोपियन कंट्री से रेमिटांस आ रहा है। तो वो तो वहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो फ्लो चेंज हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा इंडिया अगले साल हल्का सा पुश करेगी तो बहुत ज़्यादा रेमिटांस अगले साल आने का संभावना है। इस साल तो 110 बस आएगा, मतलब अगले साल मानिए कि 120 का ये टच कर जाएगा। तो वो 65 से 120 हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे एफडीआई, नेट एफडीआई, कितना एफडीआई आ रहा है, कितना जा रहा है। तो 13-14 में 34 बिलियन था, तो नेट जो था 30 पकड़िए, 4 निकल गया होगा, थोड़ा ज़्यादा भी निकल सकता है बट लेट इट बी हायर साइड। और आज की डेट में 100 है, अगले साल मान लीजिए 110 बन जाएगा, तो आज की डेट में 100 है। तो उसी तरह से ये भी बहुत बड़ा गैप आ गया है। केपेक्स अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें मैं कांग्रेस से जेन्युइनली, कांग्रेस गवर्नमेंट से जेन्युइनली नाराज हूँ, क्योंकि उनके ज़माने में वो लोग केपेक्स हर साल 1.7% ऑफ जीडीपी इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ। व्हाई आर यू नॉट इंक्रीजिंग इट, व्हाई आर यू नॉट इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा रहे थे, मतलब उतनी देशभक्ति नहीं दिखा रहे थे वो लोग। तो उस जमाने में $50 बिलियन का पकड़िए वो लोग केपेक्स किए 13-14 में। सेंटर और स्टेट का कमांड, जितना सेंटर का होता है उतना ही स्टेट का पकड़ लेते हैं दोनों ही केस में। और अगले साल इंडिया $230 बिलियन तक जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट हर बार उसको 30-35% से ग्रो करती है। तो उस जमाने में जो 1.7% ऑफ जीडीपी पे फंसाए हुए थे, वो आज की डेट में 3.4% ऑफ जीडीपी, सेंटर का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, 3.4% ऑफ जीडीपी होने को चला। और उसमें आप देखिए कि कहाँ से ये पैसा, ऐसा नहीं है कि किसी से ज़्यादा टैक्स लेके, इसमें 2 एलिमेंट मैं जोड़ देता हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स, उससे तो गरीब आदमी को पीड़ा नहीं होती है। कॉर्पोरेट टैक्स उस समय 2.5% ऑफ जीडीपी था कांग्रेस के, अगले साल वो 3.5% ऑफ जीडीपी हो, तो वहाँ से 1% निकाल के डाल दिया। और आपका बाकी डिफेंस बजट उस समय 2.4% ऑफ जीडीपी था, बिना वन रैंक वन पेंशन लागू किए। आज के डेट में बेस से रिवाइज हो जाएगा तो 1.6% ऑफ जीडीपी आएगा, तो 0.8 वहाँ से, और ये हो गया आपका 1.7 का 3.4 हो गया। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है। फोर्थ एलिमेंट देखिए, फोर्थ एलिमेंट है नेट सर्विसेज का। हम लोग देखिए तो उस जमाने में नेट सर्विसेज 70 to 75 के आसपास आता था। सर्विसेज एक्सपोर्ट माइनस सर्विसेज इम्पोर्ट, वो प्लस में था 75। आज के डेट, अगले साल, इस महीने के रन रेट से लग रहा है अगले साल 170 तक वो जाएगा, 160 से 170 का बीच, 70 पकड़िए। तो यहाँ भी एक ह्यूज जंप आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे फॉरेक्स में जो पॉसिबिलिटी है, उसमें से जो इंटरेस्ट अर्निंग का पॉसिबिलिटी है, लोग तो कहेंगे कि फॉरेक्स डॉलर में होता है, उसमें से इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है। बट आप देखेंगे जैसे नॉर्मली एक सोना का व्यापारी, जब भी सोना महंगा होता है वो थोड़ा सा डिजॉल्व कर लेता है, जब भी सोना सस्ता होता है वो अपना इन्वेंट्री बढ़ा लेता है। ऐसे ही आरबीआई भी देखिए, जब भी अभी डॉलर DXY बहुत कॉस्टली हो गया था, 114 चला गया था, तो फॉरेक्स कम का हो गया। अब कम हो गया तो कोई ये भी कह सकता है कि भाई इंडिया का ऊपर डॉलर का दबाव नहीं, बाकी एलिमेंट तो स्ट्रांग है। कम गया हो सकता है, उस समय थोड़ा सा डिजॉल्व कर दिया हो, महंगा हो गया, और जब सस्ता हो गया फिर से खरीद लिया, सेम चलता है। तो डिजॉल्व किया हो तो क्या क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व करके कोई क्या कर सकता है, हो सकता है अपना देश का कर्जा जो कॉस्टली वाला है चुका दिया हो। तो वहाँ से भी इंटरेस्ट अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस देश में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना, उतना निकाला जा सकता है सिस्टम को कहीं से कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। तो उस समय 20 बिलियन डॉलर 300 का फॉरेक्स था मनमोहन सिंह के टाइम पे। वो भी क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको 170 पे दिया था। वो 2 साल में 270 हो गया था, इतना अच्छा हैंड ओवर था। और उसके बाद वो 13-14 में हैंड ओवर कर दिए 300। और उसके बाद मोदी जी को अगला 3 साल लग गया $100 बिलियन जोड़ने में। इकोनॉमिक साइज बढ़ रही है, वो काम आसान होना चाहिए था, बट वही वो डॉलर मिल्कशेक थ्योरी में लोग फंसे थे। तो अब देखिए, अब वहाँ से भी हमारा उस समय 20 का पकड़िए, 300 में 20 मान ही लेते हैं, और अभी 40 का पकड़िए। अभी सोवरिन वेल्थ फंड भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। अब देखिएगा कि
मैंने कि बोला है कि जो दुनिया की कंट्रीज अपना पार्क करती हैं जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक्स वगैरह में, तो अब इंडिया सेकेंड नंबर पे आ गया। और उस ज़माने में तो फ्रजाइल 5 ग्राउंड था, तो उस ज़माने में अगर जीरो अर्निंग था, $35 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है यहाँ वहाँ से आता है सभी कंट्रीज़ में, तो इंडिया को सेकंड बोल रहा है तो फर्स्ट ही समझिए। यूएस रेटिंग एजेंसी को तो आप लोग जानते ही हैं, यूएस का हालत कितना भी ख़राब हो वो AA+ एंड स्टेबल, और इंडिया कितना भी इम्प्रूव कर रहा हो उसका रेटिंग चेंज नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद 5 साल के बाद चेंज होता है। तो उससे आप पकड़िए इंडिया नंबर 1 चल रही है सॉवरेन वेल्थ फंड पार्क करने के मामले में। तो अगर 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन किसी ने हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट किया और बैंक्स ने उस पर 1% कमाया, हाँ, तो $50 बिलियन आज के डेट में उस जमाने से प्लस पकड़ के चली। उसके बाद डिफेंस का जो नेट इंपोर्ट बिल है, तो उस जमाने में -$5 बिलियन था, अभी माइनस अगले साल -$1 बिलियन रहेगा, क्योंकि अगले साल इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000-26,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा और डिफेंस इंपोर्ट कम होता जा रहा है, 40,000 करोड़, 37 नाउ, नेक्स्ट ईयर में भी 32,000 करोड़, तो वो बहुत क्लोज आ जाएगा -$1 बिलियन के। अब जो उस ज़माने में जिस चीज़ का इन लोगों ने व्यवस्था नहीं किया, ऑयल के कारण जो डेफिसिट था, मनमोहन सिंह पता नहीं डॉक्टर साहब उस समय इथेनॉल क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे जबकि ब्राज़ील बढ़ा रही थी, पता नहीं इतना टेकन फॉर ग्रांटेड टूवर्ड्स यूएस क्यों थे वो। 110 बिलियन का उस समय डेफिसिट पकड़िए, आज के डेट में जीरो है वो। अगले साल इंडिया 20% खुद प्रोड्यूस कर रहा है, 35% रसिया से इंपोर्ट कर रहा है जो करेंसी एक्सचेंज पे करेगा रूबल रूपी करके, और बाकी 40% रिफाइंड एक्सपोर्ट से मैनेज हो जा रही है। तो ख़त्म हो गया, तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया। और उस ज़माने में वो प्रॉब्लम था, -$144.3 बिलियन का इम्पोर्ट था, तो उसमें $34 ही बिलियन का रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट रहा होगा, तो भी -110 का लोड था, क्योंकि उस समय इथेनॉल भी नहीं मिला रहे थे और ऐसा किसी सब डॉलर में ही लेना था। तो अब ये जो सबका जो सम है, यही सब मेन है, इन सब का जो सम है अभी 2013-14 में वो $115 बिलियन के आसपास बैठेगा, तो अभी अगले साल वो $715 बिलियन। तो लगभग आप देखेंगे कि एक छिपकली जो है, क्या आप दुबले पतले, वो उस जमाने में वो छिपकली जो है आज के ज़माने में मगरमच्छ बन चुकी है। और ऐसे में आपको 2-3 एलिमेंट और बता दो जो कांस्टेंट हो जाएंगे। सर डेट टू जीडीपी तो कांस्टेंट हो जाएगा, 70%। बेस ईयर रिवाइज करने की देरी है, अगले साल वो 70%, इसी साल वो 79 पे जाएगा, और अगले साल भी जो एक्सपेंशन होगा वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन रहता है मोदी जी, स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तो भी काफ़ी डिसिप्लिन थे। उसके बाद एक्सटर्नल डेट देखिए, वो भी उस समय उस जमाने में गवर्नमेंट का जो पार्ट है 81.5 था, आज के डेट में -124.5 है। अभी जो दिसंबर एंड में जो फिगर आया है गवर्नमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है भारत सरकार बहुत कुछ बेच रही है, क्या बेच रही है, वो 16 किलोमीटर पर डे रेलवे लाइन बनाने वाली है, 40 किलोमीटर पर डे ये का हाईवेज बना रही है, उसका आधा 1 साल का भी बेच देगी तो क्या हो जाएगा। वैसे नहीं बेच रही डिसइन्वेस्टमेंट। अगर लास्ट 4 ईयर्स का देखेंगे तो कंबाइंड निर्मला सीतारमण मैडम तो बहुत ही डिसिप्लिन में चली हैं। 1.3 लाख करोड़ आज के ज़माने में जब 50 लाख करोड़ होने वाला है बजट एक्सपेंडिचर, 4 साल की पीरियड में 1.3 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट ओनली। और इसी को हवा बना के वो किसान आंदोलन कमज़ोर किया गया कि देश बेच दिया, देश बेच दिया। क्या देश बेच दिया? अगले साल के एंड तक जो आपका एनपीए 11% पहुंच गया था, अगले साल के एंड तक वो 3.5% तक चला जाएगा, और वो हम लोग का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग को 1% के अंदर लेके जाना है। तो अभी जो जिस तरह का ये डॉलर सरप्लसेस बन रहा है, 2-3 साल में ये प्रॉब्लम एकदम हायर लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, एकदम 1% का अंदर आ जाएगा। तो क्योंकि ये हर 6 महीने पे देख रहा हूँ मैं 1% से आजकल रिड्यूस हो रहा है इन दिस सिनारियो। उसके बाद आप देखिए कि अब अगले साल इंडिया को क्या चाहिए, ये सब कुछ तो है ही, सब बढ़िया चल रहा है। यूएस का जो हाउसिंग मार्केट है देखिए, अगले साल आपका 5% चला जाए, यूएस का जो सेंट्रल बैंक का जो रेट है, मेन तो उससे मॉर्गेज पे फ़र्क नहीं पड़ता। मॉर्गेज जो है वो बॉन्ड यील्ड से डिफाइन होता है, बॉन्ड मार्केट जो है उसका रिटर्न है, वहाँ से लोगों की कमाई हो रही है। सेंट्रल बैंक रेट तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सब सिस्टम पे दबाव डालने के लिए किया गया, बट बॉन्ड यील्ड जो उसके कारण शेप होता है। बट आजकल क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया, अभी यूएस का बॉन्ड यील्ड गिर गया, थोड़े दिन गिरने लगा, क्योंकि लोगों को डाउट हो गया रिसेशन आएगा तो स्टॉक मार्केट से उम्मीद नहीं है, और बॉन्ड मार्केट अगर 4-4.5% चल रहा है
और अगर रिसेशन में वो फिर से इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे तो 7% का यील्ड मिल जाएगा, फिक्स्ड रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में तो गारंटी होती है, गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा 6-7% का। तो सब लोग फिर से उधर शिफ्ट किए, तो बॉन्ड मार्केट जो पिवट कर गया, ठीक है। तो अब वहाँ से देखिए क्या होता है। अब हाउसिंग, यूएस हाउसिंग में तो वेट कर रहा हूँ यूएस का फेड रेट जो है 5% जाए, और उसी समय इंडिया को है 6-7 महीने में अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ा के 800 बिलियन पे ले जाए, तो हम लोग बड़ा सुटेबल सिचुएशन रहेगा। उसमें जाने के बाद अभी जैसे आपका ये रघुराम राजन साहब अभी बोल रहे थे अगला साल बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो देख रहा हूँ अगर ये 3-4 सिचुएशन मीट कर जाए तो इंडिया तो मतलब इट्स लाइक, एक गाना था वो, बाड़ी शेर पे सवार रुपवा मनवा महतवा, उस कंडीशन में जा रही है इंडिया। भारत माता एकदम टेरिफाइंग सिचुएशन में, बीस्ट मोड में जा रही है। तो चलिए यही बताना चाह रहा था मैं। और पाकिस्तान का तो हालत बहुत ही ख़राब है। उसका जो रिजर्व्स है 5.5 हो गया कल, वो तो उतना तो उसको रखने के लिए दिया गया है, इसको खर्चा मत करना, उससे ज़्यादा ही दिया गया था, उसको भी वो डाइल्यूट कर दिया। 5.8 तक उसको रखना था, 5.5 पे आ गया और बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसकी नीलामी होने वाली है, तो हर महीना में एक डाउट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, बहुत छटपटाहट बढ़ेगी और 6-7 महीने में वो कुछ भी हो सकता है उधर। तभी कांग्रेस के भी लीडर ने कहा कि अब पाकिस्तान को उठा लेने का सही समय है, पीओके अपना निकालने का उधर से। तो चलिए देखते हैं, अगला साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया को बस ये भी चाहे इंडिया अगले 2 साल इंडिया तेल का नेट कुछ इम्पोर्ट ही ना करे। जो इंडिया का एसपीआर है उसको तो यूज़ नहीं किया, 80 डेज का है वो इंडिया के पास, रिफाइनिंग बॉडीज़ के पास, या फिर भारत सरकार ने भी बनाया हुआ है। 80 बोलती है, 80 तो मानी 3 महीने का रिजर्व है, तो उसी को 3 साल यूज़ करके कोई लोड नहीं आने देगा आप तेल का, 3 साल 2-3 साल तक। और उस समय तक सिचुएशन बहुत बदल जाएगी। फिर हाउसिंग फॉर ऑल कंप्लीट हो जाएगा आपका, हाउसिंग फॉर ऑल कंप्लीट हुआ तो फूड सब्सिडी देना बंद कर देगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी देना बंद कर देगी। सब घर दे दिया तो क्या देखो, तो बहुत ही 6-7 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएंगे। तो उस समय केपेक्स की और ह्यूमंगस साइकिल में इंडिया घुस जाएगी। तो यही, अब पता नहीं ये डीप स्टेट्स हैं, पैसा कमाने के लिए लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, खराब टाइम आ रहा है। क्या खराब टाइम आ रहा है, तो सबसे बेस्ट टाइम चला गया। चलिए, थैंक यू।